कि आप जब साहित्यिक रचनाओं को पढ़ते हैं तो उन साहित्यिक रचनाओं के अध्ययन के साथ में आपके दिमाग में जो स्ट्रेच रहता है, एक दबाव रहता है कि हम साहित्यिक रचनाओं को कैसे समझें, कैसे अर्थ निकालें, तो ये प्रक्रिया आपके काफ़ी उपयोगी हो सकती है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस शानदार सेशन में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य में जो प्रश्न पत्र हमारा बनता है, उस साहित्यिक रचनाओं में एक परीक्षक किस तरीके से प्रश्न बनाने के विषय में सोचता है। पिछले प्रश्न पत्रों को देखें, आरपीएससी के द्वारा आयोजित जो पूर्व में भर्ती परीक्षाएं हैं, जिसमें साहित्यिक रचनाओं के संबंध में जो प्रश्न पूछे गए, जो एक्सपर्ट के द्वारा जो प्रश्न बनाए गए, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, उस विषय में आज हम प्रयास करेंगे। साथियों, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और इवन अगर हम बात करें नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जो भी रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में चलती है, उन रचनाओं में से जब प्रश्न का चयन किया जाता है तो कैसे एक शिक्षक इस मानसिकता के साथ कि 4 उसके ऑप्शन बनने चाहिए और विद्यार्थी जब प्रश्न पत्र को हल करेगा तो उसका वास्तविक आंसर बनना चाहिए, वस्तुनिष्ठता पर वह खरा उतरना चाहिए, ऐसी कुछ मानसिकताओं के साथ, ऐसे कुछ विचार के साथ प्रश्न बनाने की एक विधि क्या है, उसको पढ़ा कैसे जाता है साहित्य को, और उस एक छंद को पढ़ करके हम कैसे उसमें से काव्य शास्त्र की बात सीख सकते हैं, कैसे उसमें से जो है भाव ग्रहण करने की बात सीख सकते हैं। इस विषय पर एक छोटा सा जो है एक सेशन रहेगा जिसमें हम अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न कहाँ कहाँ पुटअप हो सकते हैं, और पूर्व में यदि कोई प्रश्न आया है तो क्या उस आज के इस साहित्यिक रचना के अंश से कोई संबंधित है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सेशन आप सबके लिए साथियों मेरा मानना है बहुत ही लाभदायक होने वाला है। हमारे जो पाठ्यक्रम में दोस्तों रचनाएं हैं, उन रचनाओं से प्रश्न कैसे बनते हैं, रचनाओं का अध्ययन कैसे करें, उसको पढ़ें कैसे, इन 2 बातों पर आज मेरा सबसे जो कहना चाहिए विशेष ध्यान इस बात की तरफ रहेगा। साथियों, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए विद्यार्थियों के बिहारी रत्नाकर नाम से जो है पुस्तक यानी सतसई जो है बिहारी की, वो हमारे कोर्स में है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा जो टीका लिखी गई वो हमारे पाठ्यक्रम में कोर्स में शामिल है। आप सब जानते हैं कि अधिकतम विद्यार्थी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सेकंड ग्रेड के लिए 1 से 20 दोहे हमारे कोर्स में हैं, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए 1 से 25 दोहे हमारे पाठ्यक्रम में हैं। एक दोहा मैंने यहाँ पर लिया है, एक छंद यहाँ पर लिया है और उसको समझने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो साथियों देखिएगा, इस पुस्तक में छंद संख्या 16 पर जाएंगे तो अभी जो गत दिनों परीक्षा हुई थी आरपीएससी की, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया। इस मूल रचना को पढ़ना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखो साथियों। आप जो साहित्यिक रचना पढ़ते हैं वो मूल प्रति होनी चाहिए, जिस संपादक के द्वारा संपादित है और जिस प्रकाशक से वो निकलनी चाहिए, पाठ्यक्रम में हमारे लिखा हुआ होता है स्पष्ट, उसके अनुसार उस ओरिजिनल प्रति का ही हमें अध्ययन करना चाहिए। ये तो निश्चित रूप से आपको मान करके चलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ का कुछ आप पढ़ लेंगे। नए विद्वान आज की दृष्टि में नई व्याख्याएं करते हैं, वे हमारे कोर्स में नहीं होती है। ये बात आपको हर कोई शिक्षक नहीं बताएगा, इस बात को भी आप गंभीरता से जरूर लेंगे। तो साथियों देखिए क्या लिखा है, छंद हमारे सामने है, दोहा। झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु। अब देखिए जैसे ही हम पढ़ने लगते हैं तो हमें एक एक चीज समझ में भी आने लगती है, और अचानक से मेरा ध्यान गया इस मनु पर। साथियों ये वाचक शब्द है। अब वाचक शब्द से कोई अलंकार बनता है, इस बात पर भी हम काम कर सकते हैं, आगे आने पर प्रश्न इस पर भी बात करेंगे। इधर से झीने पट में, पट यानी वस्त्र होते हैं, ओढ़नी होती है, और वो झीना कपड़ा है। झीने कपड़े में से झलकती हुई एक जो है कहना चाहिए कुछ दिखती है और अदृश्य सी ऐसी झलक बनती है, जिसको हम आगे और भी शब्दों में देखेंगे। ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती स पल्लव डार। तो साथियों सामान्यतः ये शब्द हम रात दिन बोलते हैं वैसे शब्द हैं, पर इन शब्दों में कहीं पर विशेष्य बनाया है, कहीं विशेषण बनाया है, किसी पर उपसर्ग प्रयोग किया है। तो इसके भावार्थ को समझने की जरूरत है। ये कौन बोल रहा है और किसको कह रहा है, इस कथन को भी समझना जरूरी है, यानी इसके अवतरण प्रसंग की तरफ भी हमारा ध्यान जाना बहुत ही जरूरी है। शब्दार्थ को मैं स्पष्ट करता हूं। तो साथियों क्या लिखा है, झुलमुली। इस शब्द का अर्थ कृष्ण कवि, जरा ध्यान दीजिएगा, कृष्ण कवि ने भी
इस बिहारी सतसई की टीका लिखी है। अनेक टीकाएं लिखी गई, सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई अगर मैं ये कहूं कि हिंदी में बिहारी सतसई पर, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो कृष्ण कवि को छोड़ करके सभी टीकाकारों ने कर्णभूषण, जो कान में पहना जाने वाला आभूषण होता है, उसके लिए, जिसको झाला अथवा अपन पीपल पत्ता कहते हैं। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि कान में पहना जाने वाला कौन सा जो है आभूषण यहां पर का कथन किया गया है। इस दोहे में किस आभूषण के बारे में बात की गई है जो कि महिलाओं के कान में पहना जाता है, स्त्री के कान में पहना जाता है? तो समझ जाएं आप, इसको झाला कहते हैं या पीपल पत्ता कहते हैं। और इसी अर्थ के अनुसार दोहे का भी उन्होंने अर्थ लिखा है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कवि ने इसका अर्थ और कोई भूषण कदाचित उर्वशी माना है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में ये मूल प्रति है, तो हमको ये भी पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई के में रत्नाकर ने इस शब्द का क्या अर्थ लिया है और कृष्ण कवि ने या अन्य कवियों ने, टीकाकारों ने, अन्य टीकाकारों ने इसका क्या अर्थ लिया है। तो उर्वशी शब्द इन्होंने माना है। देखिए, एक शब्द आ रहा है, ईस्वी खां ने इसका अर्थ उर्वशी किया है और यह भी लिखा है, जो नायिका का कहे झीने पट में ऐसी झलमले है तो भी हो सके। इस प्रकार का अर्थ भी कि झीने पट में झलकती है, इस तरीके का अर्थ भी हम लोग यहां ग्रहण कर सकते हैं। ये इस व्यक्ति का कहना है। हमारी समझ में, हमारी समझ से मतलब रत्नाकर की समझ में, झुलमुली का अर्थ झुलमुलाती हुई, अर्थात झीने पट से ढंपे रहने के कारण कभी वो झलकती है और कभी वह ओझल हो जाती है, छिप जाती है। इस प्रकार से भी हमको अर्थ लेना चाहिए। और खास बात यह, यहाँ एक प्रश्न आपको और दिखेगा। वो प्रश्न है साथियों कि वह ओप शब्द का विशेषण है। आने वाले समय में एक प्रश्न आएगा कि इस दोहे में झुलमुली शब्द जो है वो विशेषण है कि विशेष्य है या कुछ और है। फिर हम कहेंगे कि ये विशेषण है। जब ये विशेषण है तो इसका विशेष्य कौन है, तब आपको बताना पड़ेगा। ये ओप शब्द का विशेषण है, ओप शब्द की विशेषता बता रहा है। ठीक बात है, आगे देखता हूं। इसको ओप शब्द का विशेषण मानना चाहिए। अब ध्यान देना जरा, चूंकि 700 प्लस के दोहे सतसई में है। हमारे पाठ्यक्रम में जो है साथियों 1 से 20 और 25 तक के दोहे हैं। लिखा है 186 और 538 अंकों का जो दोहा है उसमें भी झलमले शब्द का प्रयोग हुआ है। इन दो जगहों में और इस शब्द का प्रयोग हुआ है। हम लोगों को यह बात मान लेनी है, अच्छे से ध्यान देनी है कि यहां जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं वे अन्य अनेक दोहों में भी वहां पर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और वहां पर शब्द क्रिया रूप में आता है। ध्यान दीजिए, यही शब्द इस अलंकार में, इस छंद में विशेषण के रूप में आ रहा है और इससे मिलता जुलता शब्द झलमले अन्य छंदों में, अन्य जो आगे अंक के दोहे हैं उसमें वह क्रिया के रूप में आ रहा है। खैर, उसी शब्द से यह झुलमुली शब्द विशेषण के रूप में बना है, जिसे झलमलना, मलाना, झिलमिलाना तथा झुलमुलाना अर्थ के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है, या इस तरीके से भी इनको लिखा जा सकता था। खैर, अब ये तो था दोहा, दोहे में आए हुए कुछ विशेष शब्द जिस पर हमने की चर्चा। साथियों, अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। ये तीनों शब्द वस्तुतः कौन से तीनों शब्द, आपका ध्यान फिर से लाना चाहता हूं। झलमलाना, झिलमिलाना, झुलमुलाना, ये जो तीन शब्द है वो एक ही शब्द के रूपांतर हैं, यानी एक ही शब्द से बने हुए हैं और एक जैसे ही वो अर्थ देते हैं। थोड़े थोड़े अर्थ भेद इसमें वे जो है रखते हैं प्रयोग की दृष्टि से। अब अगला शब्द आया है लसती। लसती का मतलब विलास करती है, अर्थात मंद मंद हिलती हुई, सुशोभित होती है। तो साथियों, यहां एक और प्रश्न बनता है आपका। कुल मिलाकर के मैंने अभी तक जो छंद पढ़ा है उसमें करीबन करीबन 4 प्रश्नों का संकेत आपको कर दिया है। आगे बढ़ाता हूं। तो हमें पूछा जा सकता है कि इस छंद में, इस दोहे में लसती शब्द का अर्थ क्या ग्रहण करना है, और 4 ऑप्शन जो है परीक्षक अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। अर्थ हमको या मंद मंद हिलती हुई, या सुशोभित होती हुई, या विलास करती हुई दिखाई देना चाहिए। वही अगर शब्द होगा तो हम उसको आंसर मानेंगे। अब जरा ध्यान दें, ये जो दोहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहारी के दोहे में नायक और नायिकाएं और साथ में ही जो नायक नायिकाओं की जो दूती होती है उसके संबंध में भी बात की गई है कि वह जो संदेशवाहक है
कभी वह बोल रही है, कभी नायक बोल रहा है, कभी नायिका बोल रही है, और किसके संबंध में कौन किसको क्या कह रहा है, इस बात को हम अवतरण नामक बिंदु से समझते हैं। और ये हमारे पाठ्यक्रम के प्रत्येक दोहे के साथ में लिखा हुआ है, मूल प्रति के रूप में अगर हम पढ़ते हैं तो। अन्य जगह पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो अवतरण झीने पट में फूट कर निकलती है। जरा ध्यान से देखें, झीने पट से फूट कर निकलती हुई नायिका के शरीर की जो झलक है, उसका जो ओप और उसकी जो सुंदरता है, इस पर रीझ कर, इस पर मोहित होकर, इस पर आसक्त होकर नायक स्वगत कथन करता है। स्वगत का मतलब समझे ना, नायक खुद से ही बात कर रहा है, मन ही मन बात कर रहा है। किसको देखकर? नायिका को देखकर। क्या देखता है? नायिका के अंग को देखकर, उसके शरीर सौंदर्य को देखकर, उसके चेहरे के आभा मंडल, उसके ओप को देख करके, उसके कानों के आभूषण को देख करके, और इन सभी बातों को देख करके वह अपने मन में ही विचार करता है और ऐसा एक भाव लाता है। वो दोहा एक नायक स्वयं अपने से ही कह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। अब अर्थ क्या है? अब देखिए, आहा, ये एक ऐसा भाव है जो मन में एक खुशी का भाव लाता है और एक आसक्ति का भाव लाता है, और वह नायक बोलता है अपने मन से ही, आहा, इसकी यानी नायिका की, इसकी यानी नायिका की झुलमुलाती हुई अपार ओप, उसकी जो छवि है, उसका रूप सौंदर्य है, वो झुलमुली रूप सौंदर्य अपार ओप है, जो झीने पट में से ऐसी झलकती है। उसका जो वस्त्र जो है ओढ़ने का, वो जो उसने धारण कर रखा है, वो ऐसा है झीना, जिसमें से उसके चेहरे की जो ओप है वो इस प्रकार से झुलमुली हुई झलकती है कि साथियों ध्यान दें, मानो, कल्पना कीजिए, क्या है? कल्पना कीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार है, जब भी कल्पना की जाए। अब जरा देखिए, उपमा दी गई है, कल्प वृक्ष की पल्लव सहित डार। कल्प वृक्ष की कोई डार है जो पुष्पों और पल्लवों से सुशोभित है, वो उससे सपल्लव सहित है, और वो इस तरीके से जैसे समुद्र में विलास करती है, उसी तरीके से वो नायिका भी जो है सपल्लव वाली हमको लगती है। अब यहाँ अलंकार कौन सा है, तुलना किससे की गई है, समानता किससे की गई है, यह भी हमको देखना है। और अलंकार का वाचक शब्द भी दिया गया है, उपमान कौन है, उपमेय क्या है, और किस बात को लेकर के तुलना की गई है, यह भी हमको देखना पड़ेगा। खैर, आगे साथियों, अब यहां से आरपीएससी ने प्रश्न दिया गत परीक्षा में। क्या प्रश्न आया? परीक्षक ने एक प्रश्न बनाया कि इस छंद में सपल्लव डार इसलिए कहा है कि यहां पर हाथों, पांवों और ओठों तथा कानों की उपमा पल्लवों से दी गई है। ध्यान से देख लीजिएगा, सपल्लव डार का मतलब है हाथ है, पांव है, होठ है, कान है, इससे पल्लव की उपमा दी गई है। और ऐसा प्रसिद्ध है कि नायिकाओं को जो है सौंदर्य में हम ऐसे प्राकृतिक जो है उपमाएं ला करके उससे तुलना करते हैं। उनकी सुंदरता का जो कहना चाहिए एक रीतिकाल में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब प्रश्न यह था कि एक एग्जाम्पल जो था वो इसी तरीके से हाथ लिखा था, एक जगह पर ओठ लिखा था, एक एग्जाम्पल में कान लिखा था, और एक एग्जाम्पल में आपको पता हो तो नाक लिखा था। और कितना आसान से प्रश्न था कि इस काव्य की पंक्ति में, इस छंद में सपल्लव का अर्थ कौन सा ग्रहण नहीं करना है। जिस विद्यार्थी ने इस छंद को सही तरीके से पढ़ा होगा, इस मूल प्रति की व्याख्या को पढ़ा होगा, उसके दिमाग में ये सारे शब्द रहे होंगे और उसने जो है नाक शब्द को आंसर किया होगा कि यह सपल्लव में सम्मिलित नहीं है, तब उसको पूरे 2 अंक मिलेंगे। अन्यथा कल्पना करते रहिए और सारे के सारे एक जैसे उपमान लगते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि किससे उपमा दें और किससे नहीं दें। खैर, तो साथियों, एक जो दोहा होता है जिसकी 2 पंक्तियां होती है, न केवल वो छंद है, उसमें अलंकार भी है। और ये साथियों और देखिएगा, मन को स्वगत कथन के माध्यम से नायिका के प्रति अगर कहें ऐसा भाव आ रहा है, और अगर ढंग से देखें तो इसमें सहृदय नायक है, और अगर हम आलंबन की बात करें तो नायिका है, और इस तरीके से हम रस को भी इसमें कल्पित कर सकते हैं। तो अन्य अनेक बातें जो है एक ही काव्य पंक्ति में, एक ही छंद में हम देख करके अपने अध्ययन को बहुत अच्छे तरीके से जो कहना चाहिए तैयार कर सकते हैं अपने आप को। आने वाली परीक्षाओं में आप सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं साथियों। यदि आप इसी तरीके से अपने नोट्स बनाएं,
और अपनी कॉपी में, अपनी पुस्तक में ये सारी चीज़ें साथ साथ में नोट करते जाएं, उसको मार्क करते जाएं कि यहाँ भी प्रश्न बन सकता है, यहाँ भी प्रश्न बन सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये पाठ्यक्रम बहुत बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है, इसको समय रहते ठीक तरीके से समझा जा सकता है, इसको कंप्लीट किया जा सकता है और इसके साथ ही अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास के माध्यम से मेरा उद्देश्य यह था कि आप जब साहित्यिक रचनाओं को पढ़ते हैं तो उन साहित्यिक रचनाओं के अध्ययन के साथ में आपके दिमाग में जो स्ट्रेच रहता है, एक दबाव रहता है कि हम साहित्यिक रचनाओं को कैसे समझें, कैसे अर्थ निकालें, तो ये प्रक्रिया आपके काफ़ी उपयोगी हो सकती है। आशा करता हूँ कि मेरे सभी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। नए विद्यार्थियों को मेरे अपने इस चैनल परिवार में जो है स्वागत करता हूँ। वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और साथियों अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि हमें इस प्रकार की जानकारी इस चैनल पर मिलती है। आज की इस क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।